हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध, जो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। इसके कारण क्या थे और इसका क्या परिणाम निकला, आज हम इसी के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर दोस्तों हम युद्धों की बात करें तो उसमें एक जो हल्दी घाटी का युद्ध है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है और इससे प्रश्न भी काफी बनकर आते हैं, काफी पूछे जाते हैं और काफी प्रश्न इससे बनते भी हैं। हाथियों का नाम पूछ लिया जाता है, घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, हल्दी घाटी के क्या क्या नाम पढ़ते हैं और इसमें कौन सा इतिहासकार जिसने इसमें भाग लिया था या जो प्रत्यक्षदर्शी था तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। तो आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में समझते हैं। महाराणा प्रताप दोस्तों, महाराणा प्रताप 9 मई 1572 ईस्वी में शासक बने। कब बने? 9 मई 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। ठीक है, अब समझना दोस्तों, जिस समय महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो महाराणा प्रताप के पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, आधीनता स्वीकार करने का। नंबर 2 युद्ध करने का। नंबर 2 कौन सा होता है? युद्ध करने का। अर्थात इस समय महाराणा प्रताप के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या अकबर से युद्ध करे। अब आप यहां पर समझना, क्योंकि महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे शासक हैं राजस्थान के जिन्होंने मुगलों की अधीनता अभी भी स्वीकार नहीं की है और अपने जीवन में अधीनता स्वीकार नहीं की। और यही सबसे प्लस पॉइंट रहा है महाराणा प्रताप का। अकबर से कमजोर स्थिति होते हुए भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह महाराणा प्रताप का सबसे प्लस पॉइंट है और इसीलिए महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। अब आप समझना, 2 रास्ते थे महाराणा प्रताप के पास, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या अकबर से संघर्ष करे। लेकिन समझना महाराणा प्रताप ने जो कठोर रास्ता है अकबर से युद्ध करने वाला, उस रास्ते को महाराणा प्रताप ने अपनाया था, अकबर से युद्ध वाले रास्ते को। ठीक है ना। अब आप समझना, अकबर से युद्ध वाले रास्ते को अपनाया। अब अकबर से इसका क्या होना था? युद्ध होना था। लेकिन अकबर जो है, अकबर बड़ा समझदार है। अकबर बड़ा समझदार है। अकबर महाराणा प्रताप से शुरुआत में युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि अकबर ये चाहते हैं अगर महाराणा प्रताप को समझा दिया जाए या इसे महाराणा प्रताप को मना लिया जाए अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो हमें युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, अकबर 1572 ईस्वी में गुजरात विजय पर था। गुजरात विजय, क्योंकि गुजरात गए हुए थे। अब आप समझना, 1572 में अकबर के दिमाग में अब यही से ये बात आ गई थी, क्यों ना महाराणा प्रताप के पास अपने राजदूत भेजे जाए और महाराणा प्रताप को समझाया जाए कि आप अधीनता स्वीकार कर लें। अकबर ने गुजरात से राजदूत भेजा। नंबर पहला जो राजदूत 4 भेजे थे। कितने भेजे थे? 4 भेजे थे राजदूत। ठीक है ना। नंबर पहला कौन सा भेजा था ये आप समझना। सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था सबसे पहले सितंबर 1572 ईस्वी में अकबर ने, गुजरात विजय के समय। अब यहां के बाद जलाल खां है जो यह
महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और महाराणा प्रताप से बोलते हैं कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप को समझाने में जलाल खां भी असफल रहते हैं। लेकिन अभी भी अकबर ने हार नहीं मानी। अब अकबर ने अपना दूसरा राजदूत भेजा। कौन सा भेजा? दूसरा। अप्रैल 1573 ईस्वी में अपना दूसरा राजदूत भेजा। जब गुजरात विजय करके लौट रहे थे, उस समय अपना दूसरा राजदूत मानसिंह को भेजा। किसको भेजा? मानसिंह को भेजा। ये इसका दूसरा राजदूत है। अब आप समझना मानसिंह ने महाराणा प्रताप से मुलाकात की, जो कहा जाता है उदय सागर झील पर की थी। उदय सागर झील पर की थी, ठीक है ना, यहां पर की थी मुलाकात, ये माना जाता है, ठीक है ना। और अब यहां पर आप समझना, महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों मिले। मानसिंह ने जब आमंत्रित किया, यह भी कहा जाता है, लेकिन यह ख्यातों में कहा जाता है, कितना सच्चाई है यह बात नहीं है, हो सकता है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और मानसिंह के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। और महाराणा प्रताप ने इसके लिए जो सैनिक आए हुए थे उनके लिए खीर बनाई, क्योंकि मानसिंह के साथ इस समय आशफ खां और ये जलाल खां भी इस समय आया हुआ था। आशफ खां और जलाल खां भी था साथ में, ठीक है ना। इनके लिए खीर बनवाई, लेकिन कहा जाता है मानसिंह ने उस खीर को जो अपने साथ जो कुत्ते आए हुए थे उनके लिए खिला दिया, ठीक है ना। तो मानसिंह ने भी उसका थोड़ा अपमान किया था। तो ये है दूसरा राजदूत। इसके बाद नंबर तीसरा राजदूत कौन है? ये मानसिंह भी महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहते हैं। इसके बाद नंबर तीसरा भेजते हैं सितंबर 1573 ईस्वी में तीसरा राजदूत भेजते हैं। अब तीसरा राजदूत किसे भेजते हैं? तीसरा राजदूत भगवंत दास को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? भगवंत दास को, ठीक है ना। लेकिन भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को मनाने में या अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहते हैं। नंबर चौथा राजदूत भेजते हैं। चौथा राजदूत दिसंबर 1573 ईस्वी में किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा था। किसको भेजा था? टोडरमल को भेजा चौथा राजदूत। तो ये चारों जो राजदूत हैं, आप याद रखना, ये क्रम अनुसार हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो चारों राजदूत हैं ये क्रम अनुसार हैं। सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर भेजा टोडरमल को। चारों राजदूत क्रम अनुसार हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चारों राजदूत महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहते हैं, ठीक है ना। यहां तक हो गई दोस्तों, राजदूतों के बारे में बात हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे समझना। अब अकबर को यह पूर्ण रूप से पता चल चुका था कि महाराणा प्रताप से हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि अधीनता स्वीकार नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? अब दोस्तों अकबर अब अजमेर आ गए। अकबर कहां पर आ गए? अजमेर। अकबर आ गए अजमेर, ठीक है ना। अकबर अजमेर आ गए भाई। अब समझना, इस हल्दी घाटी के जो ये युद्ध है, इसकी जो पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी वह दोस्तों अजमेर से तैयार की गई थी। कहां से तैयार की गई थी? अजमेर से। अकबर ने मानसिंह को, किसको? मानसिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाकर भेजा, या हम ये कह सकते हैं मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना
मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना अजमेर से चली। याद रखना, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जो युग है इसमें प्रश्न थोड़ी गहराई से पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिए जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्लानिंग जो तैयार की गई थी वो कहां से, वो अजमेर से की गई थी, क्योंकि अकबर अजमेर आते हैं। अब आगे समझना, मान सिंह के नेतृत्व में अजमेर से जो सेना चलती है वह दोस्तों 3 अप्रैल को चलती है। कब चलती है दोस्तों? 3 अप्रैल को सेना चलती है मान सिंह के नेतृत्व में। कहां से? अजमेर से। अब आप समझना दोस्तों, ये मान सिंह के नेतृत्व वाली सेना ये खमनोर होते हुए कहां पहुंचेगी दोस्तों? खमनोर होते हुए ये सेना मोलेला पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? मोलेला। अब आप समझना, मान सिंह ने अपना जो डेरा या अपना पड़ाव जो डाला था, वो पड़ाव कहां पर डाला था दोस्तों? मोलेला में डाला था। मोलेला पहुंच गई, ठीक है ना। मोलेला पहुंच चुकी है मान सिंह की सेना या मुगल सेना, यहां पर अपना इसमें पड़ाव डाला था। अब आप समझना, मान सिंह के साथ आशफ खां और इस समय एक इतिहासकार बदायूनी भी शामिल थे। कौन शामिल थे? बदायूनी भी इसमें शामिल थे, क्योंकि ये बदायूनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका। कौन सा? बदायूनी। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों ये बदायूनी एक इतिहासकार है। ये बदायूनी कौन है? एक इतिहासकार है। और बदायूनी ने मुंतखब उत तावारीख में, इसे याद रखना आप, ये पुस्तक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुंतखब उत तावारीख में बदायूनी ने इस युद्ध का उल्लेख किया है, हल्दी घाटी का युद्ध का। या एग्जाम में पूछा जाए कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था या जिसने अपनी आंखों से युद्ध को देखा था, तो उसमें हमारा जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर उसमें बदायूनी आएगा। कौन आएगा? बदायूनी हमारा आएगा उसमें राइट आंसर, जो युद्ध में शामिल भी हुए थे और युद्ध में लड़े भी थे, ठीक है ना। और आशफ खां भी इसके साथ था, मान सिंह के साथ। मोलेला में इन्होंने अपना डेरा डाल दिया। और एक बात समझना, इस समय सैयद हाशिम भी साथ में था। कौन? सैयद हाशिम भी इसमें साथ में था, जिसने, अब जो हम बात करें हरावल बोलते हैं जो सेना का अग्रभाग होता है। हरावल बोलते हैं सेना का जो आगे का भाग होता है। इसमें सैयद हाशिम और जगन्नाथ कछुआ ये हरावल वाली सेना में शामिल थे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये मोलेला पहुंच गए। इसके बाद हम बात करें, अब महाराणा प्रताप की हम बात करें। महाराणा प्रताप, ठीक है ना। ये महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर कहां पहुंच गए? लोशिंग पहुंच गए। अब आप याद रखना, महाराणा प्रताप की सेना ने जो अपना पड़ाव डाला था वो लोशिंग में डाला था। और हम बात करें मान सिंह या हम मुगल सेना की बात करें, उन्होंने जो अपना पड़ाव डाला था वे मोलेला नामक स्थान पर डाला था, ठीक है ना। अब आप समझना, महाराणा प्रताप भी लोशिंग में अपनी सेना को लेकर पहुंच गए, जो हल्दी घाटी के युद्ध के पास ही स्थित हैं, या एक दूसरी जगह पहुंच गए, आमने सामने पहुंच गए, ठीक है ना। खमनोर, हल्दी घाटी, गोगुंदा वहीं पर स्थित है ये। अब आप समझना, इसके बाद जब सेना आमने सामने हो जाएंगी तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा, ठीक है ना। अब हम उसके बारे में क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले या मुगल शासक अकबर से संघर्ष करे।
महाराणा प्रताप ने जो सबसे कठोर रास्ता था युद्ध करने का, उसको अपनाया महाराणा प्रताप ने। चाहता तो महाराणा प्रताप भी राजस्थान के और शासकों की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। यह महाराणा प्रताप का सबसे प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि अपने जीवन में कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने बेटे अमर सिंह से भी महाराणा प्रताप मृत्यु के समय 1597 में जब मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की, उस समय अपने बेटे अमर सिंह से भी महाराणा प्रताप ने यह कहा था कि बेटा कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार मत करना। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं और फरवरी 1615 ईस्वी में अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मुगल मेवाड़ संधि होती है, और जिसके तहत अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अकबर ने अपने 4 राजदूत भी भेजे थे। ये क्रम अनुसार पूछ लिया जाता है कि जलाल खां के बाद किसको भेजा गया था, मान सिंह को भेजा गया था, या पूछ लिया जाए मान सिंह के बाद किसको भेजा गया था, तो भगवंत दास को भेजा गया था। सबसे लास्ट में किसको भेजा गया था, टोडरमल को भेजा गया था। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जोधपुर मिष्टन भंडार टोंक, जोधपुर मिष्टन भंडार टोंक, क्योंकि जोधपुर से जलाल खां, मिष्टन भंडार से मान सिंह और भगवंत दास, इसका क्या है, जोधपुर मिष्टन भंडार, भंडार से भगवंत दास और टोडरमल से टोंक आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सूत्रों से, लेकिन मेन जो चीज होती है वो हमें विस्तार से ही समझना चाहिए और हमारे वो याद होता है। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र अक्सर छोटे लेवल के एग्जाम में चलते हैं सूत्र। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों अब हम हल्दी घाटी के युद्ध में किस किस तरीके से लड़ते हैं, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के कौन कौन से हाथी इसमें भाग लेते हैं, अकबर की ओर से कौन कौन भाग लेते हैं इसमें, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं और इसका फिर क्या परिणाम निकला था। ठीक है ना, समझना दोस्तों, ये जो पक्ष है इसे महाराणा प्रताप, ठीक है ना। इधर दोस्तों हम मान लेते हैं अकबर वाला, अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मान सिंह। और इधर सेना का नेतृत्व हकीम खां शूरी पठान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हकीम खां शूरी पठान कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे समझना दोस्तों, हाथी का नाम, अर्थात ये एग्जामों में काफी पूछा जाता है कि हाथियों के नाम क्या क्या थे। ठीक है ना, हाथी के नाम, एक का नाम था राम प्रसाद, नंबर दूसरे का नाम था लूना, नंबर अगला और भी था दोस्तों जिसका नाम था खांडेराव, अगला एक और भी था जिसका नाम था चक्रवात। ये दोस्तों किसके नाम हैं, ये दोस्तों हाथियों के नाम। ठीक है ना, अब आप समझना। और घोड़े का नाम की हम बात करें, घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम था चेतक, घोड़े का नाम क्या था, चेतक। इधर हम बात करें दोस्तों मान सिंह का हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था, मर्दाना नाम था हाथी का। ठीक है ना, अब दोस्तों सेना इधर उधर डट चुकी है। ठीक है ना, मान सिंह इधर हैं जो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। यहां पर जो हरावल जो भाग है इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है ना, हरावल जो भाग है इसका नेतृत्व क्या कौन कर रहे थे, क्योंकि यह भी मायना रखता है। हरावल बोलते हैं अग्रभाग को, अग्रभाग किसको बोलते हैं दोस्तों, अग्रभाग। जो अग्रभाग माने तो जो आगे वाला भाग होता है, इसका नेतृत्व सैयद हाशिम जगन्नाथ और इसमें आशफ खां भी थे, आशफ खां।
ये थे दोस्तों जो हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। और यहां पर इस हरावल भाग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? हकीम खान शूरी पठान कर रहे थे। अब दोस्तों सेना आमने सामने हो जाती है और युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो राजपूत जो सेना है, महाराणा प्रताप की जो सेना है, वह काफी वीरता के साथ लड़ी, काफी वीरता के साथ लड़ी। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, इसने जो मानसिंह का जो हाथी है मर्दाना, उसके सूंड पर अपने आगे के दोनों पैर मार दी और हाथी को नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने मानसिंह जो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, मानसिंह पर वार किया और मानसिंह जो हाथी के जो इधर उधर साइड में जो बने रहते हैं उसमें जाकर छुप गए मानसिंह। और जो हाथी का जो सवार था, जो चालक था, वो उसमें मारे जाते। महाराणा प्रताप ने सोचा कि मानसिंह मर चुके हैं, और लेकिन मानसिंह उसमें जाकर छुप गए थे। और बाद में दोस्तों इस मर्दाना हाथी ने चेतक के एक पैर को काट दिया। किसको काट दिया? पैर को काट दिया एक को। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया गया था। और इस समय जब महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया गया था, इस समय जो राजमुकुट होता है, राजमुकुट दोस्तों झाला बीदा ने धारण किया। किसने? झाला बीदा ने धारण किया। यहां पर आप समझना, क्योंकि एग्जाम में यह काफी पूछा जाता है। हम बात करते हैं खानवा के युद्ध की बात करते हैं, उस समय राजमुकुट को जो धारण किया था वे झाला अज्जा ने किया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो धारण किया था राजमुकुट को, वो झाला बीदा ने धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है बलीचा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। और चेतक की जो समाधि स्थित है वे बलीचा नामक स्थान पर है। कहां पर है दोस्तों? बलीचा नामक स्थान पर चेतक की समाधि स्थित है। और महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस युद्ध में अकबर की सेना की विजय होती है। लेकिन अब आप यहां पर यह भी समझना, अकबर की सेना की विजय तो हो जाती है, लेकिन अकबर के कोई भी उद्देश्य इसमें पूरा नहीं हो पाता है। अकबर की सेना का इसमें कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ना तो मानसिंह महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है आसफ खां और मानसिंह पर कुछ समय राज दरबार में उपस्थित होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि अकबर इनसे नाराज हो गए थे, मानसिंह और आसफ खां से। क्योंकि दोस्तों ना तो पकड़ पाते हैं महाराणा प्रताप को और ना मार पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो विजय होती है, इसमें विजय अकबर की सेना की होती है। लेकिन विजय अकबर की सेना की होती है ये स्पष्ट है, लेकिन निर्णायक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर की सेना के कोई उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं। ना तो महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर पाते हैं और ना उसे मार पाते हैं। इसलिए कहते हैं यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। ठीक है ना। लेकिन समझना दोस्तों, नए शोध के अनुसार एक चंद्रशेखर शर्मा इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा हैं, जो इसमें बताता है इसमें विजय किसकी होती है? विजय इसमें महाराणा प्रताप की होती है। किसकी विजय होती है? महाराणा प्रताप की विजय होती है। किसके अनुसार दोस्तों? चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार। अगर पूछा जाए किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है, तो वो चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार विजय होती है। तो दोस्तों ये है हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या नाम दिए हैं, यह भी इतिहास में बहुत मायना रखता है। ठीक है ना। अब हम नामों के बारे में समझ लेते हैं। एक बात आप समझना, यहां पर थोड़ा सा आप ये भी समझना, जो ये लूना है, लूना हाथी एक युद्ध की इसे ट्रेनिंग दे रखी थी। ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पर ये भी समझना,
जो ये लूना हाथी है इसे युद्ध की ट्रेनिंग दे रखी थी। क्या दे रखी थी दोस्तों? युद्ध की इसे लूना को ट्रेनिंग दे रखी थी। और लूना अपनी पूंछ में तलवार लगी हुई थी और लूना के आगे भी तलवारें बंधी हुई थी और लूना मुगल सेना के बीच में उतार दिया गया था सैनिकों को मारता हुआ। अब इस लूना के प्रतिरोध में गज मुक्त हाथी उतारा था मुगल सेना ने। कौन सा? गज मुक्त हाथी उतारा था मुगल सेना ने। गज मुक्ता हाथी उतारा था मुगल सेना ने। किसके प्रतिरोध में? लूना के प्रतिरोध में। लेकिन बाद में क्या होता है, जो ये लूना है, लूना का जो चालक था उस चालक को मार दिया जाता है। बाद में बंदूक की गोली से वो मर जाता है और उसके बाद दोस्तों ये जो लूना है इसे कंट्रोल में कर लिया जाता है। एक है दोस्तों राम प्रसाद जो हाथी है महाराणा प्रताप का, ये बहुत प्रसिद्ध हाथी है। इस राम प्रसाद को मुगल सेना ने पकड़ लिया और ये राम प्रसाद का जो नाम रखा था मुगल सेना ने, वो नाम रखा था पीर प्रसाद। इसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था? पीर प्रसाद नाम रखा था राम प्रसाद का। इन हाथियों के बारे में, लूना हाथी के बारे में काफी बार पूछा गया है। राम प्रसाद का नाम ही बाद में पीर प्रसाद रखा था, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम दोस्तों हल्दी घाटी के युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये हल्दी घाटी क्या है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ की मिट्टी है वो हल्दी के रंग की है, इसलिए हल्दी घाटी इसका नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? हल्दी घाटी नाम इसका पड़ता है, ठीक है ना। अब आप समझना, इस हल्दी घाटी के युद्ध को हम बात करें, नाम इसके क्या क्या नाम है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली नाम दिया था। थर्मोपल्ली, ये जो थर्मोपल्ली जो युद्ध है ये 480 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ये हुआ था फारस और यूनान के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? फारस और यूनान के मध्य हुआ था। और इसका नाम थर्मोपल्ली से इसकी तुलना की है कर्नल जेम्स टोड ने। और ये कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, और उसमें इस हल्दी घाटी के नाम का उल्लेख किया है और हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बदायूनी ने इसका जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है दोस्तों, ठीक है ना। बदायूनी ने इसका नाम दिया है गोगुंदा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गोगुंदा नाम दिया है। और आप समझना, ये जो बदायूनी है ये इतिहासकार है। क्या है? इतिहासकार है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर पूछा जाता है कौन से इतिहासकार प्रत्यक्षदर्शी थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो दोस्तों उसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है दोस्तों? बदायूनी है उसका नाम, जो इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी थे, ठीक है ना, बदायूनी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अब्बुल फजल ने इसका क्या नाम दिया है? अब्बुल फजल ने इसका नाम दिया है खमनोर का युद्ध। क्या नाम दिया है? खमनोर का युद्ध नाम दिया है अब्बुल फजल ने। ये नाम है दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के, जो इसके गुणों के आधार पर जो नाम पड़ते हैं। तो दोस्तों ये है हल्दी घाटी का युद्ध, जो अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। अब आप समझना, इससे प्रश्न थोड़ा सा और भी समझना। अगर पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगर पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ। दोबारा नोट करें, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो महाराणा प्रताप और मानसिंह। अगर पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ, तो उसमें महाराणा प्रताप और अकबर आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।